हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हार मारा बायो फर्टिलाइजर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं सोयाबीन की उन्नत खेती। सोयाबीन की आप खेती करते हैं तो कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। अभी पिछले कुछ हम 2-3 सालों की बात करें तो मौसम की मार कहें या फिर पैदावार कम कहें या फिर जो उपज किसानों को मिलनी चाहिए उतनी अच्छी उपज न मिलने के कारण और जो मौसम है ना, मौसम का बदलाव, अधिक बरसात, कम बरसात आदि के कारण किसानों की जो रुचि है ना, सोयाबीन की बजाय मक्का की फसल को लगाना बेस्ट समझा है। तो सोयाबीन की फसल पर मौसम को देखते हुए अच्छा उत्पादन निकालने के लिए या फिर आप सोयाबीन की खेती कर रहे हैं तो कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, ये पहली बात। दूसरी बात, कौन सी वैरायटी को लगाना चाहिए और स्प्रे शेड्यूल है, चाहे हम रोग बीमारियों की बात करें, खरपतवारों की बात करें, तो कैसे हमको सोयाबीन की खेती करनी है। क्योंकि नॉर्मल तरीके से जो किसान खेती करते हैं तो वो लगभग 5 क्विंटल, 6 क्विंटल, 7 क्विंटल ही उत्पादन निकाल पाते हैं। लेकिन यदि आप उस वीडियो को देखेंगे, कुछ इस वीडियो के माध्यम से जानकारी ऐसी साझा करेंगे जो अपनी पैदावार को 2 से 3 गुना तक आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके लिए वीडियो को पूरा देखना होगा। वह कैसे आप सोयाबीन की खेती परंपरागत तरीके की तुलना पर थोड़ा सा हट करके आधुनिक तरीके से यदि आप खेती करेंगे तो पैदावार भी अच्छी मिलेगी और सोयाबीन जो लगातार खाद की फसल बनती जा रही है ना कहीं उससे दूर रहकर आप अच्छे तरीके से इस फसल को सोयाबीन की ग्रो कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं वैरायटी की। सोयाबीन की आप जब खेती कर रहे हैं तो कौन सी वैरायटी आपको लगानी चाहिए। वैरायटी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए। तो 4-5 किस्मों के बारे में बात करने वाले हैं। 5वें पैदान पर जो हमने वैरायटी रखी है ग्रीन गोल्ड 3344 सोयाबीन 105 दिन में तैयार हो जाती है। चौथे पैदान पर JS 2172 सोयाबीन की वैरायटी मात्र 95 दिन में तैयार हो जाती है। नंबर 3 RVSM 1135 वैरायटी 105 दिन में तैयार हो जाती है। नंबर 2 ब्लैक गोल्ड सोयाबीन, ये 95 से 98 दिन में तैयार हो जाती है। इसके अलावा नंबर 1 KDA 726 जो फूले संगम के नाम से आती है 115 दिन के आसपास का समय लेती है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि वैरायटी यह पाँचों की पाँचों बेस्ट किस्म है। यदि आपके एरिया पर बरसात उतनी अच्छी नहीं हो पाती है या फिर सिंचाई की थोड़ा सा दिक्कत हो तो जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी को ही आप लगाएं। यदि सिंचाई के साधन अच्छे हैं, अच्छी सोइल है, उपजाऊ भूमि है और बढ़िया ठीक ठाक बरसात हो जाती है तो फिर 110-115 दिन वाली वैरायटी पर ही आप जाएं। सोयाबीन एक तिलहनी क्रॉप है जिसमें सल्फर की आप पूर्ति जरूर करें। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सोयाबीन की फसल पर सल्फर की पूर्ति करने से तेल की मात्रा बढ़ जाती है। राइजोबियम की गांठ है। नाइट्रोजन का प्रयोग सोयाबीन की फसल में कम से कम करें और हो सके तो ना के बराबर करें, क्योंकि यह एक ऐसी फसल है जिसमें जड़ों के पास राइजोबियम की गांठ कुछ इस प्रकार देखने के लिए मिलती है जो ऑटोमेटिक नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। लेकिन थोड़ा सा पैदावार बढ़ाने के लिए हो सकता है हमें बेसल डोज के रूप में कुछ ना कुछ नाइट्रोजन की पूर्ति करना पड़े ज़रूरत से ज़्यादा। यानी जब आपको लग रहा है हमारी सोयाबीन की फसल 7 दिन के आसपास हो गई और लग रहा है केवल ये फसल हाइट ले रही है और हाइट ले रही है तो उसमें फलियां की संख्या कम ही आएगी। 7 दिन बाद प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, लिहोसिन, चमत्कार या फिर प्लानोफिक्स में से किसी एक का स्प्रे आप कर सकते हैं। इनसे बढ़वार कंट्रोल होती है और फल और फूल की संख्या में वृद्धि होती है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जो किसान है ना, वो सोयाबीन की खेती करते हैं। लगभग 90% फार्मर्स
भगवान के भरोसे होते हैं। यानी कुल मिलाकर बरसात अच्छी हुई तो सोयाबीन की फसल आ गई, तो वह किसान भाई कम दिन वाली वैरायटी का ही चुनाव करें। नंबर 2, समय यानी टाइमिंग। देखिए सोयाबीन की जो फसल है ना, मानसून के आगमन शुरू होते ही बुआई शुरू हो जाती है। 15 जून से लेकर 5 जुलाई के मध्य आप बुआई कर सकते हैं। 15 जून, 20 जून, 25 जून, 30 जून तक का समय बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके अलावा बीज उपचार, जो बीज उपचार है, सीड्स ट्रीटमेंट, बीज उपचार करने से बहुत बढ़िया फ़ायदा होता है। लेकिन बीज उपचार नॉर्मल तरीके से न करके FIR पद्धति से करें। F यानी फंगीसाइड, फिर उसके बाद I यानी इंसेक्टिसाइड और R राइजोबियम कल्चर से बीज उपचार करें। अब देखिए फंगस से बहुत ही बड़ी समस्या स्टेप फ्लाई की बात कर ले, या फिर तना छेदक की बात कर ले, या फिर कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। हमारे फंगस हो गए, डिजीज हो गए, बीमारी हो गई। तो देखिए सोयाबीन की फसल को प्रोटेक्ट करना, यदि हम सही तरीके से बीजों का उपचार करेंगे दोस्तों, तो स्टेप फ्लाई, व्हाइट ब्राम, जड़ में लगने वाले फंगस और जो अंकुरण की समस्या आती है एकदम ख़त्म होने वाली है। तो इसके लिए आपको इस प्रकार बीज उपचार करना है दोस्तों कि सोयाबीन की छिलका उतरना नहीं चाहिए, यानी ठीक तरीके से आपको पानी के छींटे मारना है। तो किस प्रकार हमको बीज उपचार करना है, आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको त्रिपाल या फिर कोई ऐसा बर्तन ले लेना है जिससे बीज उपचार आप कर सकें। तो सबसे पहले आपको फंगीसाइड से बीज उपचार करना है। बेस्ट वैरायटी को लाइए और जिस दिन आप बुआई कर रहे हैं एक दिन पहले या फिर उसी दिन बीज उपचार कर। सबसे पहले फंगीसाइड। अब इतने ज़्यादा फंगस का प्रकोप, रजिस्ट्रेशन से पावर आ गई। फंगस में जो नॉर्मल सीड्स, कार्बेंडाजिम, मैंकोजिब, इनसे बीज उपचार करने पर आपको रिजल्ट ही नहीं मिलने वाले। तो आपको थायोफेनेट, मिथाइल और पायराक्लोस्ट्रोबिन का जो कॉम्बिनेशन आता है ना, टेक्निकल जो आप देख रहे हैं, यह टेक्निकल आपको झेलोरा में भी मिल जाता है। 2 ml प्रति किलोग्राम की दर से बीज उपचार करें, पहली बात। इसके बाद दोस्तों जब आप बीज उपचार कर रहे हैं ना, 2 ml की दर से उपचार करना चाहिए और हल्के पानी के छींटे मार दें ताकि जो दवाई है ना फंगीसाइड, वो बीज पर अच्छे से कोटिंग हो सके। तो बीज उपचार करने के बाद, फंगीसाइड से बीज उपचार करने के बाद 15 मिनट तक छांव में सुखाना है। फिर उसके बाद थायोमेथोक्साम यानी I यानी इंसेक्टिसाइड में रेनो भी आती है। थायोमेथोक्साम 30% FS 2 ml प्रति किलोग्राम की दर से बीज उपचार करें। उसी हिसाब से 15 से 20 मिनट फिर सुखाएं। फिर उसके बाद लास्ट में राइजोबियम कल्चर बैक्टीरियल से आपको बीज उपचार करना है और 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीजों को उपचार करें और फिर ठीक तरीके से 40 से 45 मिनट सुखा लें और उसके बाद बुआई करें। एक बात और दोस्तों, जब भी आपने बीज उपचार कर लिए और जब आप बुआई कर रहे हैं ना, तो बुआई करते समय बीजों के साथ या बेसल डोज या DAP, SSP, MOP, सल्फर, इन खादों को एक साथ यदि प्रयोग करते हैं तो जो सीड्स है ना, उसमें अंकुरण में समस्या आती है और गलन की समस्या भी चालू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं सोयाबीन की जो अंकुरण है ना, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। तो पहले आपको जिस दिन बुआई करनी हो उसके एक दिन पहले या फिर सुबह टाइम आप बेसल डोज प्रयोग कर लीजिए। फिर उसके बाद शाम को आप बुआई कर दीजिए। सिंपल तरीका है, लेकिन बीज उपचार में कंजूसी बिल्कुल ना करें। यदि बीज उपचार में कंजूसी करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं देखिए खर्च ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, पैदावार बढ़ेगी। तो बीज उपचार ज़रूर करें। खेत की तैयारी में पहला काम है उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। सिंचाई की उत्तम व्यवस्था यदि नहीं हो रही है तो कुछ ऐसी हालत हो जाएगी जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। यानी सिंचाई के साधन अच्छे हैं तो बरसात यदि समय में नहीं हुई, खरीफ सीजन में
तो फिर ऐसी कंडीशन पर हम सिंचाई तो कर सकते हैं। वरना यदि आप कर्ज करके यदि लागत लगा दी सोयाबीन की बड़ी खेती के लिए, या फिर आपने फार्मिंग कर ली और यदि समय पर पानी ना गिरा, तो फिर तो घाटे का सौदा और वही आत्महत्या और फांसी वाली कहानी हो जाती है। तो इसके लिए आपको यदि सोयाबीन की खेती कर रहे हैं तो इसके लिए सही से सिद्धांत है कि आप कर्ज लेकर फार्मिंग कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जितना आपके पास बजट है उस हिसाब से आप फार्मिंग करें, क्योंकि जो ब्याज आपको तो पता ही है कि देखिए मौसम के भरोसे तो फार्मिंग होने वाली नहीं है। तो इस हिसाब से आपको खेती करना है पहली बात। और फिर उसके बाद जब आपकी खेत की तैयारी कर रहे हैं तो कल्टीवेटर से पहले ठीक तरीके से प्लाउइंग कराएं, हेरो है या फिर रोटावेटर से मिट्टी को भुरभुरी करा लीजिए। अब देखिए कुछ किसान क्या करते हैं कि गेहूं के बाद सोयाबीन की फसल लेते हैं, तो जो वाली होती है ना गेहूं की, वो ठीक तरीके से कंपोस्ट नहीं हो पाती है। आग लगाने से ज़्यादा बेस्ट है कि बेस्ट डीकम्पोस्टर एक डिब्बी और यूरिया इनको ठीक तरीके से मिलाकर 1 एकड़ में यदि प्रयोग आप कर लेंगे, यूरिया की मात्रा 5 से 7 किलो यदि आप प्रयोग कर लेंगे, तो जो पराली होती है ना, जो कि फोटो पर आप देख रहे हैं ऐसी पराली, ये आसानी से कंपोस्ट हो जाएगी। और फिर ठीक तरीके से मिट्टी पलटाने वाले हल से प्लाउइंग करा दीजिए। जो इस प्रकार आपको पराली को जलाना नहीं है, यह भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की पूर्ति करती है और मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ाती है। तो पराली को जलाना नहीं है, इसकी वजह से आप पलटाने वाली हल से मिट्टी को अंदर करवा दीजिए जो पराली है। तो इस प्रकार खेत की तैयारी बढ़िया तरीके से आप खेत की तैयारी करें। यदि इस साल सोयाबीन की फार्मर्स है ना, थोड़ा सा हमारी राय लीजिए। सोयाबीन की खेती आप बेड बनाकर करें। बेड विधि से खेती करने पर आपको लगभग 2 से 3 गुना ज़्यादा पैदावार आपको मिलने वाली है। यदि यकीन नहीं हो रहा है तो 1 एकड़ में यह जो फॉर्मूला है ना, यह जो विधि है वो ट्रायल के रूप में प्रयोग कर लेना। तो बेड विधि से आपको खेती करना है। बेड की चौड़ाई आपको 2 फीट रखनी है, 1 फीट ऊंचा, और बेड से बेड की दूरी 2.5 फीट रखिए। दोनों किनारों में बीज लगाना है। 2-2 बीजों को आपको बुआई करनी है और हाथों से बुआई कर दें, नो डाउट। 2 मजदूर 1 एकड़ में लगभग एक टाइम में आपको बुआई करके दे देंगे। इस विधि से पैदावार बढ़ने वाली है। यानी आप जो लगातार खेती करते आ रहे हैं परंपरागत तरीके की तुलना पर, इस फसल पर हमको स्पेस देना है, यानी काफ़ी अच्छा स्पेस देना है, डिस्टेंस बढ़िया रखना है। बताएंगे कितना डिस्टेंस रखना है। तो इस प्रकार बेड विधि से इस साल आप खेती करें, पैदावार में ज़रूर दोस्तों ज़रूर वृद्धि होने वाली है। तो इस हिसाब से आपको इस साल बेड बना के, चाहे आप आधा एकड़ में, 1 बीघे में, 2 बीघे में, 5 बीघे में, 5 एकड़ में बेड बनाकर खेती करें। दोस्तों यदि उत्पादन ना मिले ना तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। तो ये तो बात हो गई जो मेथड है। अब बात करते हैं बेसल डोज। सोयाबीन की फसल में एक अच्छी पैदावार लेने के लिए यदि आप परंपरागत तरीके से खेती करते हैं तो DAP, SSP प्रयोग कर लिया और नॉर्मल उत्पादन आ गया। देखिए एक अच्छी पैदावार के लिए 15, 16, 18 क्विंटल, 20 क्विंटल, 22 क्विंटल इतना भी पैदावार दोस्तों होता है। लेकिन 15 क्विंटल भी हमारा सोयाबीन निकल आए वो भी बढ़िया है। तो देखिए एक अच्छी उपज के लिए हमको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास यानी जो बेसल डोज है, एक अच्छे तरीके से हमको प्रॉपर भोजन है ना जो प्लांट के, वो हमको पूर्ति करनी पड़ेगी। फिर आप खड़ी फसल पर कोई भी खाद प्रयोग करते रहना, उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपने दोस्तों देखा होगा कि जो लहसुन की किसान है या फिर जो लहसुन का खेत है, गेहूं का खेत है, वहां पर सोयाबीन बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है। यानी कुल मिला के गेहूँ और लहसुन में हम बहुत अच्छी खाद देते हैं जो जाके सोयाबीन की फसल में भी खरीफ सीजन में हमको न्यूट्रिशन में अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक अच्छी पैदावार के लिए
आप जो बेसल डोज रखें, यानी बुआई के समय जो खाद प्रयोग करनी है वो 2 ट्रॉली गोबर की खाद, 50 किलोग्राम जिप्सम, एसएसपी 2 बैग, एमओपी 35 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 60% वाली, यूरिया मात्र 15 किलोग्राम, ज़्यादा नहीं, मात्र 15 किलोग्राम, सल्फर बेंटोनाइट सल्फर 10 किलोग्राम, या फिर कुछ इस प्रकार समझ लीजिए कि हमारी सोयाबीन की फसल पर जो रिक्वायरमेंट है एनपीके की मात्रा, इसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है 8 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से, फास्फोरस 16 किलोग्राम, पोटाश 16 किलोग्राम और सल्फर भी हमको 16 किलोग्राम आवश्यकता पड़ती है। अब 8 किलोग्राम हमको नाइट्रोजन की आवश्यकता हुई तो 19 किलोग्राम यूरिया से पूर्ति होगी। यदि हमको 16 किलोग्राम फास्फोरस की यदि आवश्यकता है तो एसएसपी यदि हम 100 केजी प्रयोग करेंगे तब जाके दोस्तों हमको 16 किलोग्राम फास्फोरस उपलब्ध हो जाएगी। यदि हम पोटाश की बात करें तो 16 किलोग्राम पोटाश लगेगी जो 35 किलोग्राम एमओपी पर उपलब्ध है। यदि हम सल्फर की बात करें जो कि तिलहनी फसलों पर, दलहनी फसलों पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस पार्ट है, 16 किलोग्राम यदि हम सल्फर की पूर्ति करना चाहते हैं तो एसएसपी यदि हम 100 किलोग्राम प्रयोग कर रहे हैं ना तो अलग से भी हम सल्फर का प्रयोग ना करेंगे। 100 किलोग्राम एसएसपी में 22 किलोग्राम सल्फर आसानी से मिल जाएगी। यानी कुल मिलाकर जो हमें डोज का कॉम्बिनेशन बनाया, देखिए यह एक ऐसी फसल है जो थोड़ा सा टेम्परेचर हाई हो गया या बरसात नहीं हुई तो सल्फर रोगों से लड़ने की ताकत भी देती है और सल्फर बहुत अच्छा काम करती है। तेल की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा और बहुत सारे हमको फायदे देती है सल्फर। तो सल्फर हम अलग से बेंटोनाइट प्रयोग कर रहे हैं। कुछ किसान भाइयों के खेतों पर पीएच हाई रहती है तो फिर सस्ते में जिप्सम का प्रयोग कर ले रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन 1 एकड़ में हमको प्रयोग करना चाहिए। ये बेसल डोज वही किसान भाई यूज करें या फिर इस्तेमाल करें जिनको पैदावार 15 क्विंटल के ऊपर लेनी है। यदि नॉर्मल तरीके से खेती करनी है तो आपको फिर यह वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार खेती करने का कोई भी मतलब नहीं है। जो किसान भाई वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हैं उन्हीं के लिए यह जानकारी काफ़ी बढ़िया है। दूरी की बात करते हैं। दूरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। जैसे आप नॉर्मल तरीके से खेती करते आ रहे हैं 12 इंच, 14 इंच, 16 इंच, ये तो भूल जाइए। बेड विधि से लाइन की दूरी आपको 18 इंच रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी 5 इंच रखनी है और 2-2 बीजों की बुआई करिए और गहराई 1.5 से 2 इंच गहराई पर आप बुआई करिए। प्रति एकड़ सीड्स 1 एकड़ में 35 किलोग्राम 40 किलोग्राम सीड्स बुआई करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हाथों से बुआई करेंगे। बेड में विधि से मात्र 25 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ रही है और हो सकता है 20 किलोग्राम ही सीड्स लगें, तो 25 किलोग्राम से ज़्यादा सीड्स की बुआई ना करें और बेड विधि से करें। एक बार आप बेड विधि से खेती करके देखिए। अब बात करते हैं खरपतवार की रोकथाम, वेट कंट्रोल। तो हमारे एमपी या फिर महाराष्ट्र की बात करें तो ज़्यादातर देसी यंत्र कुल्पा की बात कर लें या देसी हल की बात कर लें या फिर मशीनरी की बात कर लें, देसी जुगाड़ से यानी 2 व्हीलर में, मोटरसाइकिल में जो पीछे आप देख रहे हैं ना, इस प्रकार अटैच कर लेते हैं तो आप ये किसान भाइयों को काफ़ी बढ़िया भी है। खरपतवार नाशक स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी हमारी जो भूमि है बंजर हो रही है, काफ़ी उपजाऊ वन है ना ख़त्म हो रहा है। हो सके जहाँ तक मजदूर की मदद से निराई गुड़ाई करें वो बेस्ट है। लेकिन जो बड़े लेवल में खेती कर रहा है, यदि मजदूर भी उपलब्ध नहीं है, फिर सभी रास्ते बंद हो गए, तो फिर उनके लिए प्रीमजेंट हर्बिसाइड में बुआई कर रहे हैं। 3 घंटे बाद प्रीमजेंट हर्बिसाइड में बेसल 32-800 ml 1 एकड़ में 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर दीजिए। ये पेंडिमेथालिन 30% इसी के नाम से, बेसल 32 के नाम से, स्टेप के नाम से आती है। बुआई के तुरंत बाद ये स्प्रे आपको करना है। और हाँ, जैसे आपने बुआई कर दी
तो जो खरपतवार नाशक स्प्रे कर रहे हैं ना, स्प्रे करते हुए पीछे मुड़ना है, आपको पीछे चलना है, कुछ इस प्रकार से जो कि वीडियो पर आप देख रहे हैं। लेकिन यदि हम प्रीमर्जेंट हार्बिसाइड का स्प्रे नहीं कर पाए हैं और खरपतवार का यदि जमा हो गया है, 3-4 पत्ती खरपतवार है और हमारी फसल 25 दिन के आसपास की हो गई है, तो पोस्टमर्जेंट हार्बिसाइड में कोई एक कॉम्बिनेशन का आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे चौड़ी पत्ती के और सकड़ी पत्ती के खरपतवार आसानी से कंट्रोल हो जाएं। देखिए, सोयाबीन की फसल पर कई प्रकार की खरपतवार परेशान करते हैं, चाहे वो गाजर घास है, मोता घास है, दूब घास है, जंगली चौलाई है, छोटी दूधी, बड़ी दूधी, हजार दाना, मकड़ा घास, घोड़ा घास। आप फोटो पर देख रहे हैं ना, चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती के जंगली चौड़ाई ये काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए या तो देसी उपाय कुछ मजदूर की मदद से, यदि वो नहीं हो पा रहा तो फिर आपको खरपतवार नाशी स्प्रे करना पड़ेगा, जैसे BASF कंपनी की परसूट या फिर आदामा की बीट ब्लॉक, दोनों में से कोई भी ले लीजिए। और इसके साथ क्लोरम्यूरॉन मिथाइल की जो डिब्बी आती है ना, क्लोरम्यूरॉन मिथाइल आप देख रहे हैं, इसको 10 ग्राम 200 लीटर पानी घोल के स्प्रे कर दीजिए। अब देखिए, खरपतवार नाशक पर यदि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही है, अभी तो ज़रूरत है नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद सेपरेट वीडियो 10 से 15 मिनट का वीडियो अपलोड कर देंगे, यानी स्पेशल कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट काम करने वाला है खरपतवार कंट्रोल करने के लिए, तो वो वीडियो आ जाएगी। अभी मोटी आप समझ लीजिए कि इस प्रकार भी खरपतवार को कंट्रोल किया जा सकता है। स्प्रेइंग शेड्यूल। अब सोयाबीन की फसल पर न केवल स्पेशल डोज जरूरी होता है, वैरायटी जरूरी होती है, बल्कि उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि समय समय पर आने वाले कीट, डिजीज, बीमारी, इंसेक्ट, पेस्ट और जो फंगस आ रहे हैं, इसकी समय समय पर यदि हम कंट्रोल करेंगे तो हमारी फसल स्वस्थ, बढ़वाल, एकदम हरी भरी ग्रीननेस जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, इस प्रकार पत्तियां में कोई भी छेद नहीं है, एकदम कोई भी फंगस की समस्या नहीं है, कोई भी मोज़ेक वायरस की समस्या नहीं है। तो सबसे पहले तो आप सोयाबीन की खेती कर रहे हैं तो पहले तो फसल चक्र अपना। लगातार 10 साल से किसान सोयाबीन की मात्र खेती करते आ रहे हैं। थोड़ा सा कभी आप मक्के को लगाइए, कभी धान को लगाइए, कभी सोयाबीन को लगाइए, यानी बदल बदल कर आप फसलों की खेती करें, ताकि जो क्रॉप रोटेशन है ना वो बना रहे और हमारी भूमि बढ़िया बनी रहे। क्योंकि भूमि जब तक उपजाऊ रहेगी तभी तक हम पैदावार निकालने वाले हैं। तो थोड़ा सा भूमि को भी आपको ध्यान रखना है, तो आपको बदल बदल कर क्रॉप रोटेशन को अपनाना है, फसल चक्र अपनाना है। अब बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल। सोयाबीन की फसल पर बहुत समस्याएं आती हैं और फिर उनका इलाज भी बताने वाले हैं। तो सोयाबीन की फसल पर कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? प्रमुख रूप से गार्डन बिटल यानी रिंग कटर, सफ़ेद मक्खी, ये बड़ी समस्या है दोस्तों, इसको आप हल्के पर मत लीजिए। इसके अलावा एफिड, जेसिड्स, इसके अलावा थ्रिप्स है, माइट्स, सेमीरूप्स, तम्बाकू इल्ली, स्टेम फ्लाई यानी तना जो मक्खी है ना, ये काफ़ी परेशान करती है। मोज़ेक वायरस, फंगस पर रस्ट आती है, पाउडरी मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट, बॉलवर्म, डाउनी मिल्ड्यू और फली छेदक का प्रकोप हमको देखने के लिए मिलता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको हम बहुत ही शानदार स्प्रे बताने वाले हैं, तो कृपया ध्यान से सुनिए, समझिए। और जो डोसेस हैं वो 15 लीटर की दर से ही बताने वाले हैं। तो किस प्रकार आपको स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए, कृपया ध्यान से सुनिए और समझिए। फर्स्ट स्प्रे 14 से 16 दिन के आसपास की फसल होती है तो डाइमेथोएट 30% EC, जिसे रोगोट के नाम से कीटनाशक आती है, 30 ml लेना है। M45 मैंकोजेब 75% फंगिसाइड आपको लेना है, 30 ग्राम। डाउ के सिस्थेन
जो माइक्रोब्यूटानिल 10% आता है ना, इसको आपको लेना है 10 ग्राम। 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर दीजिए। सेकेंड स्प्रे 25 से 26 दिन की फसल होती है तो सिजेंटा की ब्लू कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फंगिसाइड आपको 40 ग्राम लेना है। एनपीके 19-19-19 100 ग्राम। एमेडा और फिप्रोनिल का जो कॉम्बिनेशन आता है 80% WG फॉर्म में आता है, मात्र 5 से 7 ग्राम ही आपको लेना है और स्टिकर मिलाकर के 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर देना है। थर्ड स्प्रे 35 से 40 दिन की फसल होती है तो एसिटामाप्रिड 20%। क्योंकि देखिए सफ़ेद मक्खी येलो मोज़ेक वायरस को काफ़ी ज़्यादा फैलाती है, तो सफ़ेद मक्खी के हमको स्प्रे लेने ही पड़ेंगे। तो एसिटामिप्रिड 20% SP 10 ग्राम। सिजेंटा का पिर्गी सिम्बोडिस इंसेक्टिसाइड 12 से लेकर के 24 ml, यानी कीटों का प्रकोप कम है तो 12 ml, कीटों का प्रकोप ज़्यादा है तो 24 ml आपको लेना पड़ेगा। बायोबीटा 30 ml और इसके साथ रोगो फंगिसाइड 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा फोर्थ स्प्रे 50 से 60 दिन की फसल होती है तो आपको स्लैपटोन 10 L टॉनिक 25 ml और डाउ एग्रोसाइंस की स्थिन फंगिसाइड आपको लेना है 10 ग्राम और इसके साथ इमामेक्टिन बेंजोएट आपको लेना है 10 ग्राम। 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। लास्ट में जो फिफ्थ स्प्रे है 70 से 75 दिन के आसपास की फसल होती है तो प्लानोफिक्स 4 ml, एनपीके 13045 या 0050 दोनों में से कोई एक 100 ग्राम, चिलेटेड कैल्शियम 20 ग्राम से लेकर के 25 ग्राम और अदामा की फ्लेथोरा इंसेक्टिसाइड 30 ml, स्वाधीन फंगिसाइड 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हमने जो 5 स्प्रे के बारे में बात करी है तो देखिए सभी स्प्रे पर टॉनिक स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी फसल में फ्लावरिंग या फिर पीलापन की समस्या, कमज़ोर बढ़वाल है, तभी आपको टॉनिक, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर या फिर वायु स्टूमेंट का स्प्रे करना है। यदि आपकी फसल केवल बढ़वाल ज़्यादा ले रही है तभी आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी लेहोसिन, चमत्कार या फिर प्लानोफिक्स का स्प्रे करना चाहिए। सोयाबीन की फसल पर फंगस का प्रकोप तो होता ही है तो फंगिसाइड और कीटनाशक तो हमको स्प्रे करने ही पड़ेंगे। अब यह जो कॉम्बिनेशन है उन किसान भाइयों के लिए है जो वैज्ञानिक तरीके से खेती करें, आधुनिक तरीके से कर रहे हैं, बेड से खेती कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट उपज ज़्यादा चाहिए तो आपको स्प्रे तो करने ही पड़ेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें व हार मारा बायो फर्टिलाइजर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली खेतीबाड़ी व किसानों से जुड़ी जानकारी आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंच सके।